हमारे बारे में क्या कहती है? रेजिस्टेंस। आइए बात करते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्यूबिक प्रॉब्लम है ना। कल एनसीईआरटी का 3.20 का ए बी सी बन गया था। अब उस पर एक क्यूबिक प्रॉब्लम, वो भी एनसीईआरटी का ही है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एनसीईआरटी कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का पेज नंबर 116 और एग्जाम्पल का आपका क्वेश्चन है 3.6। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने की। ईमानदारी के साथ देखिएगा, ठीक है। क्या हो जाता है मेरे साथ? ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसा है थोड़ा सा देख लीजिए, बड़े अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान सब लोग समझाने की कोशिश करें। देखिए इसमें पैटर्न क्या है। अच्छा सर, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा ना, बड़ा ही अच्छा लगेगा। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताए, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2015 का सवाल है, याद है। ठीक बात है। कुछ इस तरह क्यूब दे रखे, पहली बात। दूसरी बात ये दिया है कि इसमें रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस यहाँ यहाँ दिया है, समझिएगा बाबू। आप समझ रहे हैं ना कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेजिस्टेंस है। कुल कितने रेजिस्टेंस है, कोई बच्चा बताया? कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं? 12 दिखाई दे रहे। और सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक का रेजिस्टर कितना दे रखा है? सारे आइडेंटिकल। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर। ए बच्चा, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? बंद कर तो पहले, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। कैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा सुनिए। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम अपनी तरफ से थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम 1 रखते हैं, ये 2 है, ये 3 है, और ये कौन सा? ये 5 है, 6 है, 7 है, और ये कौन सा? दिखा दिया। हमको पहले एक चीज बता दीजिए कि एक ऐसे कॉम्बिनेशन का नाम बताइए जिसमें करंट का वैल्यू डिफरेंट पैरेलल है और सेम होगा तो क्या होगा। अब आप ईमानदारी से हमें यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर करंट पॉइंट ए की बात करें 1 की, पॉइंट 1 से क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से रेजिस्टेंस करंट कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? 3 हिस्सों में। वेरी गुड। 5 की तरफ जाएगा, 3 की तरफ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा। ठीक है, 2 के पास कितने रास्ते हैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए? 1 और 2 है। 3 कहां से होते हैं? बस तो आ ही रहा। 3 के पास कितने रास्ते हैं? एक 6 की तरफ और एक किधर? 4 के साथ 4 के पास एक ही ना रास्ता है जी, आराम से कहां से मिल जाएगा? 8 के पास मिल गया जी। 5 के पास आ जाओ, 2 रास्ते हैं, 6 7, और 6 के पास एक ही रास्ता, ये भी कहाँ आ गया? 8 के पास निकल गया। और 7 के पास कितने रास्ते? एक ही रास्ता है, किधर चला गया?
तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक एंट्री पॉइंट हमारा 1 है, एंट्री करंट कहीं से 1 से कर रहा है और कहां से एग्जिट करेगा, 1 से आया कहां चला गया, 8 के पास चला गया। आई होप कि कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आती। अब इसका एक इक्विवेलेंट टर्म बना रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी से देखिए क्या कांसेप्ट है इसका इक्विवेलेंट बना रहे हैं। सोचिएगा, एक नंबर से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट कर, बताओ एक कितने हिस्से में पार्ट बटा, चलिए एक हो गया। इसका नाम क्या रखा इसने, अरे 5 ही है ना। दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, बाबू एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इतना अच्छा आपको मक्खन की तरह समझ में आया। अब देखो ईमानदारी से, 5 के पास कितने रास्ते बने, बच्चियां बताएं, 5 में कितने रास्ते, कौन कौन सा, 6 एंड 7। 5 के बाद हम किधर चले गए, एक किसके पास गए और फिर किसके पास गए, देख क्या हम, चलिए 3 के बाद, 3 के बाद 2 रास्ते गए, कौन कौन सा, अरे तो 6 के पास 5 वाला नया 3 वाला नहीं जाएगा, 3 वाला किसके पास गया, 6 के पास और फिर किसके पास जाएगा, 4 के पास। किसी को तकलीफ तो नहीं, अच्छा एक और है, 2 किसके पास गया, देखो तो 2 के पास कितने, 7 और 4, देखिए 7 और कौन सा, आई होप समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ देखने के बाद एक चीज समझ में आएगा, और जानते हो चीज कौन सा है, 6 कितनी बार है, 7 4 कंफर्म है। अब जो 2 बार एक साथ मिला दीजिए, मतलब कि हम कह रहे हैं कि 6 को 6 से मिला देंगे, बोलो 7 वाली बीच से, और 7 को 7, 4 को, भाई आसान हो गया ना। अब बताओ 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया है, 8 के पास। बच्चियां सब ध्यान से देखना, 7 कहाँ गया, 8 के पास गया ना, और 4 कहाँ गया, अगेन 8 के पास। यहाँ क्या लिखा, बताइए क्या ये वाला फिगर आपको समझ में आ रहा है, मस्ती से बना। अब एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, अभी तो असली खेल अब मजा है। बताओ ये तीनों आपस में सीरीज है, पैरेलल, कंफर्म है। और पैरेलल के लिए देखिए क्या है कि ये 3 ऐसे निकले हुए तो जाके एक ही जगह ज्वाइंट होने चाहिए। पैरेलल है, दिख रहा है हमें, एक जैसे लाके फिर तीनों क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइसिमेट्री, क्या कहते हैं। तो इस इक्वेशन को या इस ग्राफ को फिर से हम रीअरेंज कर रहे हैं, थोड़ा समझिए। जैसे यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये नंबर कौन सा दिया हमने, 1 से पहले हम किधर गए, देखो तो 1, फिर कौन सा गया बाबू, 2, और फिर कौन सा गया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बोलो अच्छा उत्तर है। तो 5 3 और कौन सा, 5 3 और कौन सा, बाइसिमेट्री से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप ईमानदारी से बताएं कि बालक कि 5 3 2 के बाद ये सब 6 जो रजिस्टर है, 6 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, पैरेलल फिर 6 से पैरेलल नहीं रहेगा, तो इनको फिर बाइसिमेट्री मिला देते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ से, एक रजिस्टर ये होंगे, बोलो बच्चियां, एक रजिस्टर ये होंगे, कुल कितने हो गए, फिर अब कितने होने चाहिए, 5 में क्या भी, एक और बना दिया जाए। बीच वाला कौन सा, ये वाला है ना,
थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप करेक्शन करें। बोलो बच्चा, किसी को तकलीफ? इसका नाम क्या रखा? 6 7। अब यहां से आप हमें ईमानदारी से बताइए, इसके बाद फिर ये 3 जो 8 पर गया ये भी तो पैदल, तो हमने यहां से क्या करना है? यहां से कितना है? अब देखो कुछ तो हद तक समझ में आ गया। अब देखो और आसान करते हैं। सबका रजिस्टर कितना है? सबका आर में है। सबका वैल्यू क्या है? अब एक बात बताइए, यदि ये 3 रजिस्टर है और पैरेलल है तो आपके हिसाब से तो रिजल्ट यही होना चाहिए कि सर 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। यस नो, व्हिच इज 3/। उसको उल्टा कर दो तो r इज इक्वल टू r/3। हाँ या ना? बोलो बच्चा, r इज इक्वल टू r/3। तो यदि इसका r/3 तो इसका कितना? इसका कितना? तो एक काम करें, बोलो बच्चा, ये आपको समझ में आ गया था? अब देख, अब यहां से एक बात कर रहे हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एक रजिस्टर आ रहा है और आपको भी पता है सर वो रजिस्टर r बाई कितना है? ईमानदारी से बच्चियां बताएं, आप जिसको सॉल्व करेंगे वो कितना आएगा? r बाई कितना? फिर ईमानदारी से बताएं आप कितना आएगा? r बाई 1 नंबर हो गया और एक कौन सा हो गया? आई बात समझ में? नाउ दीज आर इन सीरीज और आपको पता है सीरीज का पैटर्न कहता है r/3 प्लस r/6 प्लस r/, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2r होगा, अब प्लस r होगा, अब प्लस 2r, कितना हो जाएगा? 5/6 into में। अरे चमका, you know what is this? This is runs। क्या दिक्कत है? एक बड़ा सा कंसेप्ट एक छोटे से हिस्से में तब्दील। एक बात बता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा बाबू बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपके एंट्रेंस में भी आता है, सिंपल कोई जनरल स्टडी का पेपर जैसे एसएससी बीपीएससी वगैरह यूपीएससी वगैरह पेपर होता है, उसमें साइंस में फिजिक्स में पेपर में आता है। हाँ, यूपीएससी बीपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल। हाँ, मतलब उस तरह का नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला क्लियर है। इस चीज को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो 100% एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की जहां तक हम बात करते हैं तो हमने वीवीआई कर दिया। क्या बोल देना है? वीवीआई का कंसेप्ट थोड़ा सा समझिए, वीवीआई का मतलब समझिए। अब यहाँ एनर्जी के बारे में बताना है तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क, द एबिलिटी फॉर डूइंग एनी वर्क, एबिलिटी फॉर डूइंग एनी वर्क, मतलब वर्क हमको चाहिए। तो देखिए एनर्जी कहता है कि यदि हमारे पास कोई सोर्स है, ठीक है ना, तो सोर्स के द्वारा यदि कहीं अलग अलग जगहों पे करंट फ्लो कर रहा है तो इस सोर्स ने इस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए जो खुद से वर्क किया है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई बात समझ? जैसे हर घर में, हर मकान में एक एमसीबी होता है, मेन सर्किट बोर्ड। यदि मोहल्ले से करंट की सप्लाई पहले आपके घर में आती है तो एमसीबी के पास आता है और एमसीबी की आंखें खुल जाती हैं, किस कमरे में लाइट भेजना है, किधर को भेजना है। तो एमसीबी इज द सोर्स जो करंट हर जगहों पे भेज रहा है। इसने इन करंट को कंटिन्यूअस फ्लो कराने के लिए जितना वर्क किया है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस कहा जाएगा
the work done by source to maintain continuous flow of current in electrical circuit called electrical energy denoted by E। इससे रिप्रेजेंट करते हैं E। इसको जानने के लिए एक छोटा सा पैटर्न देखिएगा। मान लेते हैं बाबू कि हमारे पास एक कुछ इस तरह का सिंपल सोर्स हो गया। क्या हो गया? सिंपल एक सोर्स हो गया जहां से करंट की सप्लाई आपकी आ जा रही है। ठीक है ना बाबू? इसमें मान लीजिए करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा। बोलो बच्चा, इसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इधर करंट आपका आ रहा है। दिस इज योर रेजिस्टेंस और वी कैन सी। ये आपने नाम क्या दे दिया बाबू? सोर्स। ये सोर्स है जहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज का फ्लो हो रहा है। आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? तो हम यहाँ पर एक बात आपसे कहें, थोड़ा सा सुनिएगा। सिंस हम आपसे कहेंगे सिंस चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो, देयरफॉर यू कैन से I is equal to Q by T। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q का वैल्यू अपने पास कितना मिल जाएगा? चार्ज मिल गया। क्या मिल गया? चार्ज मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि V is equal to वर्क डन बाय चार्ज ही होता है, और आपको वर्क ही फाइंड करना है, तो वर्क इज इक्वल टू VQ। यस नो? बोलो बच्चा। तो यहाँ से आप वर्क डन निकालते हो तो V रहने दो, Q की जगह पर क्या लिखोगे? IT। क्या लिखोगे? तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर बात हम लोग लिखते हैं कि बाय डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा? डेफिनेशन कहता है कि वर्क ही एनर्जी है बालक। तो यहाँ से एक फॉर्मूला अपना सुंदर सा आएगा, E is equal to W and W is what? भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट टर्म आप लाइफ में ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ। ये VIT हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा? पहला फॉर्मूला आपका यहीं से चालू हो जाता है कि E is equal to कितना हो गया। और आपको बता दें कि यही वाला क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार रिपीट किया हुआ। ठीक है, लेकिन अब तो हम लोग बड़े हो गए, हमने ये देखा है कि V is equal to तो IR होता है। बोलो बच्चा। अब ये V is equal to IR क्या हम इसमें रख सकते हैं? तो हम कहेंगे कि therefore E का जो वैल्यू है ये अपने पास V की जगह IR जैसे ही रखते हैं, तो ये अपना IT है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर कितना वाला है? जानते हैं, जान के आपको खुशी होगी, इस रिलेशन को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 10th में पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ क्या बाबू? हीटिंग इफेक्ट। तो कभी कभी इस E का नाम H से भी रिप्रेजेंट किया, सो घबराने की बात नहीं। H is equal to I स्क्वायर कितना? RT। I स्क्वायर कितना? आप इसको थोड़ा सा और अरेंज करना चाहे तो आप खुद ही कह सकते हैं कि भैया R is equal to तो V अपॉन में I होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू की बात करें तो V अपॉन में क्या हो जाएगा? अब ये वैल्यू उठा के खुदा के रख दीजिए इस वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और हम E is equal to या H is equal to क्या लिख सकते हैं? I की जगह पर कितना बाबू? A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और डॉट में R स्क्वायर क्यों है मैं बता दूं। अरे स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आप E कहें चाहे H कहें, रिजल्ट मस्ट बी V स्क्वायर बाई R। यस, समझ में आया? E का H का रिजल्ट V स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा? R क्या है? रेजिस्टेंस। T क्या है? टाइम। तो कितने फॉर्मूले हमारे पास में? वेरी गुड। अब यहाँ पर लोगों का एक सवाल है कि ठीक है, यूनिट बता दीजिए। यूनिट फॉर एनर्जी है तो जूले ना होगा जी।
लेकिन एक अच्छी सी बात है कि आपने खुद बोला E इज इक्वल टू VIT होता है, तो E के लिए जूल लिखोगे, V के लिए वोल्ट लिखोगे, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके भी हाथ जोड़ रिपीट। इसके बाद करेंगे और तो और सर यदि आप यहाँ से आपसे पूछा जाए एक और सवाल कि सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपको याद करके चलना पड़ेगा ml/u, ठीक है क्लियर। तो अब हमने क्या करना है थोड़ा सा समझिएगा। 75% दिखाई दे रहा है आपको और छोटा करके, अरे ये हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से